आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो हम डिस्कस कर रहे थे 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राजस्थान के। हमने 2 पार्ट में वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम उसके थर्ड पार्ट यानी कि हमने 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज हम और 50 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि पेपर 1 में पूरे 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एडम स्मिथ एडवोकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडम स्मिथ तो क्लासिकल के थे और इन्होंने क्या क्या एडवोकेट किया है कि क्लासिकल के तो सारे अजम्पशन में लेजिस फेयर का अजम्पशन है, यानी कि इकोनॉमी का कोई और इंटरवेंशन नहीं, किसी भी अलग तरह का स्टेट इंटरवेंशन नहीं होगा। फिर एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का भी कंसेप्ट दिया है। तो ये और उन्होंने फ्री ट्रेड पॉलिसी की भी बात की है और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की भी बात की है। तो एडम स्मिथ ने इन सारे चारों चीज़ों की बात की है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव यानी कि 1 2 3 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ द सेंट्रल प्रेडिक्शंस ऑफ द ग्रोथ मॉडल ऑफ द सोलो इज वैलिड देन, अगर ग्रोथ मॉडल ऑफ द सोलो का सेंट्रल प्रेडिक्शन वैलिड होगा तो फिर क्या होता है? क्या पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग नेशंस विल इंक्रीज? क्या नेशन मतलब देशों के बीच जो रियल जीडीपी है, पर कैपिटा रियल जीडीपी, क्या उनके डिफरेंस में इंक्रीमेंट होगा या पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग नेशनल विल डिमिनिश? क्या वो डिमिनिश करेगा? इकोनॉमिक फ्रीडम एज मेजर्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स विल डिक्रीज? क्या वो जो हेरिटेज फाउंडेशन सूचकांक के आर्थिक स्वतंत्रता में कमी होगी? या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन रिच कंट्री विल इंक्रीज? क्या रिच कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगी? तो देखिए, सोलो के मॉडल का जो प्रेडिक्शन था वो ये बोलते हैं कि जब वास्तविक जीडीपी के बीच में जो अंतर है उसमें कम होगा। जो इनका प्रेडिक्शन है, उन्होंने ये बोला है कि किसी भी देश के बीच में जो प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी का अंतर है उसमें कमी होगी, उसमें वृद्धि नहीं होगी जबकि कमी होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट एडवोकेट द यूज ऑफ सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया। तो सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया का जो एडवोकेट है वो होलिस बी चेनरी हैं। अब देखिए, ये जितने भी लोग हैं इनके बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि किस थ्योरी से ये इनका कनेक्शन है, किस थ्योरी को उन्होंने दिया है, कब दिया है। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि सब करेक्टली हैं, ये इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये रॉबर्ट लूकस हैं। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट, ये TH हेवेल्मो है, ये भी करेक्ट है। फिर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन। लेकिन जो पाउल रोमर है वो न्यू कीन्शियन इकोनॉमिस्ट नहीं है। न्यू कीन्शियन में जॉर्ज मैनक्यू, जिन्होंने मेन्यू कॉस्ट दिया था, ये आते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय लेवल ऑफ रियल जीडीपी पर पर्सन। ये कौन सा में लेवल ऑफ जीडीपी पर पर्सन को हम मेजर करते हैं? प्रोडक्टिविटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिविटी बट नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो रियल जीडीपी हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, देखिए, हम प्रोडक्टिविटी को लेते हैं जबकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम अपना आंसर की देखें तो उसमें जो लिविंग वो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा है, ना कि प्रोडक्टिविटी को। तो इन दोनों में मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होना चाहिए, बट जो रियल आंसर की है उसमें ये करेक्ट दिया है। तो अगर किसी का ऑप्शन करेक्ट माना है तो इसलिए ये जिसको समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो सेकेंड है। अब 6 में चलते हैं कि टेक्निकल नॉलेज क्या है? तो इट इज़ द सेम एज अ ह्यूमन नॉलेज। क्या ये ह्यूमन नॉलेज जैसा ही होता है? तो बिल्कुल नहीं, टेक्निकल नॉलेज अलग है, ह्यूमन नॉलेज अलग है। कैन बी डिस्कवर्ड बट इट कैन नेवर बी केप्ट सीक्रेट।
क्या हम इसको डिस्कवर कर सकते हैं लेकिन हम इसको कभी सीक्रेट नहीं रख सकते? तो ये बात भी गलत है, ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है। इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या ये प्रोडक्टिविटी का डिटर्मिनेंट है? तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी टेक्निकल नॉलेज होगा प्रोडक्टिविटी हमारी उतनी बढ़ेगी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ भी देख लेते हैं। डज नॉट प्ले अ रोल इन अ रिलेशनशिप दैट इकोनॉमिस्ट कॉल द प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिस्ट उत्पादन फलन कहते हैं जिसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंट्री ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस। कंट्री का ह्यूमन कैपिटल कब इंक्रीज होगा? इफ़ इट्स वर्कर्स बिकम बेटर एजुकेशन और हेल्दियर। तो ये बात तो सही है कि अगर वो यहाँ के वर्कर्स बेटर एजुकेटेड होंगे और हेल्दियर होंगे तो कंपनी का ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा, क्योंकि एक हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी ब्रेन को, अगर पर्सन हेल्दी रहेगा तो वो हेल्दी ब्रेन को जनरेट करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकी नीचे का ओनली तो नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इफ़ द बेस्ट एजुकेशन एंड द मोस्ट स्किल्ड पर्सन लीव अ कंट्री, यानी कि कंट्री में जो बहुत अच्छा एजुकेटेड है और बहुत स्किल्ड है अगर वो कंट्री को छोड़ देता है, देन इन द शॉर्ट टर्म दिस कंट्री ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर। तो शॉर्ट टर्म में इस कंट्री के ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर कैसा होगा? तो अ फिजिकल कैपिटल पर वर्कर विल इंक्रीज। तो क्या फिजिकल कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा पर वर्कर? अ फिजिकल कैपिटल पर वर्कर डिक्रीज, क्या डिक्रीज हो जाएगा? विल इंक्रीज बट फिजिकल कैपिटल पर वर्कर विल डिक्रीज, विल डिक्रीज बट फिजिकल कैपिटल पर वर्कर इंक्रीज। तो देखिए, अगर कोई स्किल्ड पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो चला जाएगा तो उसका जो ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर है वो तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो फिजिकल कैपिटल है, जो लेबर्स हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा फोर्थ आंसर करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो फोर्थ करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू refer to the ability of people to exercise authority over a resource they own। यानी कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें पीपल की एबिलिटी होती है कि वो अपने रिसोर्स को, जो भी वो इस्तेमाल करता है, वो अपना वो अथॉरिटी दिखा सके। तो इसमें जो अथॉरिटी हम दिखाते हैं वो प्रॉपर्टी राइट में, कि अगर किसी भी तरह का हम रिसोर्सेज ओन करते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, वो उस पर हमारा राइट है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब एक्यूमुलेटिंग कैपिटल क्या होता है? रिक्वायर्स दैट सोसाइटी सेक्रीफाइस कंजम्पशन गुड्स इन द प्रेजेंट। क्या कंजम्पशन गुड जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में समाज द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग का त्याग करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अधिक उपभोग करने की अनुमति समाज द्वारा दी जाती है। बचत की दरों में कमी या ट्रेड ऑफ सम्मिलित नहीं है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल तो वही होता है ना कि जो सोसाइटी इस सेक्रीफाइस करता है कंजम्पशन गुड इन द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में समाज द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग का त्याग करने की आवश्यकता है, उसी को एक्यूमुलेटिंग कैपिटल कहते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं कि इफ़ अ कंट्री इंक्रीजेज इट्स सेविंग रेट इन द लॉन्ग रन। अगर कोई कंट्री है उसकी सेविंग रेट इंक्रीज होती है लॉन्ग रन में, तो क्या कैपिटल लेबर रेशियो एंड प्रोडक्टिविटी विल बी हायर? क्या उनकी कैपिटल लेबर रेशियो की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो ये बात तो एकदम करेक्ट है कि अगर लॉन्ग रन में अगर कंट्री की सेविंग इंक्रीज़ होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो मतलब कैपिटल में लगाएगा, और कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो की प्रोडक्टिविटी विल बी हायर होगी। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये हायर बट नॉट प्रोडक्टिविटी ये गलत है। रेशियो विल नॉट द हायर बट प्रोडक्टिविटी ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा पहला ही आंसर हमें सही मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटर्न टू स्कूलिंग फ्रॉम सोसाइटी इन हायर देन द रिटर्न टू स्कूलिंग फ्रॉम इंडिविजुअल इफ़। इसका मतलब है कि स्कूल, मतलब हिंदी में भी देख लेते हैं, स्कूल शिक्षा में मिलने वाला प्रतिफल व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अप्लाई टू एजुकेशन। क्या एजुकेशन में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। स्कूल में हम नहीं कर सकते हैं डिमिनिशिंग। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हम मतलब कम थोड़ी होगा, ज़्यादा अगर हम जितना अधिक ज्ञान लेंगे उतना हमारा विकास होगा, हम इसमें नहीं कर सकते।
द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अप्लाइज इन एजुकेशन, क्या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अप्लाइज होता है एजुकेशन में? तो ये भी नहीं है। फिर ह्यूमन कैपिटल कन्वे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, तो देखिए इसमें ये ह्यूमन से रिलेटेड है, तो इसमें ह्यूमन कैपिटल की ही बात करता है और ये एक जो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बतलाता है, ना कि ये सब मार्जिनल डिमिनिश होगा। और ये इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सम्मिलित नहीं होती अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड की ह्यूमन कैपिटल कन्वे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड से करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, द फ्रेज डिमॉन्स्ट्रेशंस इफेक्ट वॉज कॉइन्ड बाई, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया था? तो ड्यूजनबेरी ने अपने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात की है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। द टेक्निक ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस, तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस लियोन्टिफ ने दिया है टेक्निक, तो ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इज फेवरेबल फॉर एन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इफ, तो हाई वैल्यू ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो फेवरेबल होगा अंडर डेवलपमेंट कंट्री के लिए कब? इफ हैज़ बिल्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व लॉन्ग गेस्टेरियन पीरियड, तो इसमें गेस्टेरियन पीरियड से कोई मतलब नहीं होता है इसका, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, इट पॉपुलेशन इंक्रीजेज, तो पॉपुलेशन किसी भी अगर इंक्रीज करता है तो वो फेवरेबल नहीं होगा, कि वो भी अंडर डेवलप के लिए, तो ये भी गलत है। इट्स नेचुरल रिसोर्स आर अंडर यूटिलाइज, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हैं तब वो जो हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो उसके लिए फेवरेबल होगा, तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो ये भी नहीं, कैपिटल भी इंक्रीज करना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। 116 पे चलते हैं। 100 द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली डिपेंड्स ऑन, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो किस पे ज़्यादातर डिपेंड करता है? तो द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्सेज, द प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम सेव्ड एंड इन्वेस्टेड, द रेट ऑफ ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। तो देखिए जो ये रेट ऑफ ग्रोथ है ये मेनली सब पे डिपेंड करता है, ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स पे भी, प्रपोर्शनल नेशनल इनकम सेव्ड एंड इन्वेस्टमेंट पे भी, और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट पे भी, तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है और इस पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड। देखिए ये जो इकोनॉमिक ओवरहेड है इसका अगर ऑफिशियल आंसर की हम देखें तो इसमें सेकंड ऑप्शन को करेक्ट माना है, लेकिन अगर इकोनॉमिक ओवरहेड के हिसाब से देखा जाए तो एक इकोनॉमिक ओवरहेड ऐसा कॉस्ट होता है जो तुरंत अप्लाई नहीं होता है, यानी कि तुरंत हमें कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं करता है, डू नॉट गिव एनी इमीडिएट रिटर्न्स। लेकिन जो इसमें जो इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड होता है वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए होता है और ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता है किसी भी प्रोडक्शन को, यानी कि डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे होता है। तो अब सैनिटरी फैसिलिटी तो इकोनॉमिक ओवरहेड का कॉस्ट नहीं है, ना ही स्कूल ना ही हॉस्पिटल। लेकिन अगर हम रोड्स एंड रेलवेज़ देखें तो जो इसका कंस्ट्रक्शन है हमें इमीडिएट रिटर्न नहीं देता, लेकिन बाद में इसकी वजह से बहुत सारे डायरेक्ट काम होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आंसर की ने सेकंड दिया था, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से ये सेकंड उन्होंने माना है, लेकिन फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कंबाइंस 3 इंडिकेटर्स। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी गड़बड़ी थी। इस वाले क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन है इसको ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी मैंने पिछले हम क्वेश्चन में इसको हमने किया है
कि एयर पोल्यूशन रेट, पॉपुलेशन रेट, सैनिटेशंस, ये किसी भी तरह से ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का पार्ट नहीं है। उसमें तो इन्फांट मोर्टेलिटी, एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एडल्ट लिटरेसी रेट की बात की गई है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे अडल्ट लिटरेसी रेट एट एज 1, अरे सॉरी एज 15 की बात की गई है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये थर्ड जो ऑफिशियल आंसर है ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑफिशियल आंसर की पे रिलाय नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे आंसर की गलत हैं। अब आप जो पढ़े हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ना कि आंसर की पे। अब देखिए, आइडेंटिफाई द मॉडल विच कंसर्न विद द गोल्डन एज इक्विलिब्रियम। तो गोल्डन एज इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट तो जॉन रॉबिन्सन ने ही दिया है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द टोटल फर्टिलिटी रेट इज़, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? तो टोटल फर्टिलिटी रेट, ये हम रेशियो देखते हैं इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट में कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन born to average women during their reproductive age, यानी कि जो उनका रिप्रोडक्शन का एज है, एज ऑफ रिप्रोडक्शन, उस एज में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को वो बॉर्न करती हैं, उसी को हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न कंट्री गिवन डिवाइडेड लेबर फोर्स से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। फिर बर्थ डिवाइडेड पॉपुलेशन से भी नहीं है और ना ही टोटल पॉपुलेशन से है। तो हमारा इसलिए ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू द एज ऑफ वुमेन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी? देखिए, नियर मनी का मतलब होता है, नज़दीक मुद्रा का मतलब होता है कि वो मुद्रा के फॉर्म में नहीं है लेकिन उसको कन्वर्ट हम तुरंत कर सकते हैं। तो अब जैसे ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है पैसे में। बिल ऑफ एक्सचेंज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉन्ड एंड डिबेंचर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में इक्विटी शेयर्स ऑफ रैनबैक्स लेबोरेटरी का कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं है कि वो नियर मनी है। मान लीजिए कि जो रैनबैक्सी लेबोरेटरी है, इसकी जो शेयर है ये गिर गई, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा लौटा ही दे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सेकंड है ये करेक्ट है इसके लिए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि कैल्डोर ग्रोथ मॉडल इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन। कैल्डोर का ग्रोथ मॉडल किस अजम्पशन पे बेस्ड होता है? तो आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट ओनली। तो ये बात सही है कि आउटपुट वेज और प्रॉफिट ही कंटेन करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी सही है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एमपीसी और ये दोनों कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो ये बात गलत है। और लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता है, तो ये भी गलत है। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ही सही है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इनोवेशन इन वन फील्ड रेयरली इंड्यूस इनोवेशन इन रिलेटेड फील्ड। क्या एक फील्ड का इनोवेशन दूसरे फील्ड के इनोवेशन को बहुत ही रेयरली प्रोत्साहित करता है या संबंधित होता है? तो ऐसा नहीं है। अगर एक फील्ड में कहीं इनोवेशन होता है तो उससे रिलेटेड सारे फील्ड में इनोवेशन होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर देखते हैं, वंस एन इनोवेशन बिकम प्रॉफिटेबल अदर इंटरप्रेन्योर्स फॉलो इट्स स्वार्म लाइक कस्टर्ड। तो ये बात भी सही है कि अगर एक बार प्रॉफिटेबल हो जाता है कोई भी इन्वेस्टमेंट तो बाकी भी इंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करने लगते हैं और वैसे ही इनोवेशन करके मार्केट में वो एक चेन बन जाती है। तो उसी को शुम्पीटर की ये थ्योरी है, जिन्होंने शुम्पीटर ने उसको स्वार्म लाइक क्लस्टर का नाम दिया है कि अगर एक बार कोई इनोवेशन हो जाता है फिर उसको लोग मार्केट उसको फॉलो करने लगता है और वो एक क्लस्टर की तरह, क्लस्टर मतलब ग्रुप की तरह वो पूरा फैल जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है जबकि आर करेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि अरेंज द कंसेप्ट ऑफ इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। देखिए, इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल में सबसे पहले जो है एरो आते हैं, सबसे पहले ए के सीन आते हैं। ए के मॉडल आपने पढ़ा होगा, सेन नहीं, ए के मॉडल। तो सबसे पहले ए के मॉडल का कंसेप्ट आता है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग
AK मॉडल कहते हैं कि जितना हम काम करने से सीखते हैं, इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल के ये पार्ट है कि काम करने से हम ज़्यादा सीखते हैं, जितना हम काम करते हैं उतना हम सीखते जाते हैं। तो जब इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट दिया था, तो इसके बाद जो है लर्निंग बाय वॉचिंग का कंसेप्ट, अभी मुझे उस इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने रोमर करके थे, उन्होंने लर्निंग बाय वॉचिंग, उसके बाद नहीं रोमर ने इन्वेस्टमेंट दिया था, लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, रोमर ने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, और ये किंग करके कुछ है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इन्होंने उसके बाद लर्निंग बाय वॉचिंग का कंसेप्ट दिया था। और सबसे लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ बाय रिसर्च, ये लुकास ने बोला था कि जितना भी हम एजुकेशन पे खर्चा करते हैं ह्यूमन के, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है वो। तो हाँ, इसलिए हमारा सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन फोर्थ एकदम करेक्ट बैठ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो फोर्थ आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टेक्निकल चेंज इज न्यूट्रल इफ एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट द कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दिस कंसेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये प्रोपाउंड किया था हैरड ने, कि टेक्निकल चेंजेस न्यूट्रल माना था उन्होंने, कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी रिमेन कांस्टेंट होते हैं, तो ये है हैरड का कंसेप्ट। जबकि सोलो ने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को न्यूट्रल नहीं माना है, कैल्डर हिक्स ने तो लिया ही नहीं है। हमारा है इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल हैव बीन डेवलप्ड बाय, तो किसने इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल डेवलप किया था? तो उसमें केनेथ एरो, पाउल रोमर, लुकास, ये तीनों इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल के प्रोपाउंडर्स हैं, जबकि सोलो इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल के प्रोपाउंडर्स नहीं हैं। तो ये हमारा थर्ड आंसर एकदम थर्ड हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि इम्बॉडीड टेक्निकल चेंजेस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन। तो इम्बॉडीड टेक्निकल चेंज कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है किंग डिमांड कर्व, तो पाउल स्विजी से मैच कर लेते हैं, सेल मैक्सिमाइजेशन बाउमल, फिर सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया बर्गसन एंड इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ। तो फर्स्ट का सेकंड, डी का थर्ड, तो डी का थर्ड हमें सिर्फ यहीं पे मिल रहा है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि शंक कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजन। तो अभी देखिए, श्रंक कॉस्ट होता क्या है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। ऐसा कॉस्ट जिसको मतलब हमें पे करने के बाद हमें किसी भी तरह का वो हमें कुछ नहीं मिलता है, मतलब हम उसको पे कर देते हैं लेकिन हम उसे कोई किसी भी तरह का यूटिलिटी जनरेट नहीं कहते हैं, ऐसे कॉस्ट को हम शंक कॉस्ट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर ले लें आप, मान लीजिए कि किसी का कंसर्ट हो रहा है, और कई जगह आप देखे होंगे कि एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो वापस नहीं होगा, भले आप उसका यूज़ करें या ना करें। तो मान लीजिए कोई कंसर्ट हो रहा है और उसकी टिकट बिक रही है, आप बहुत खुशी खुशी वो उसकी टिकट ले रहे हैं। मान लीजिए अरिजीत सिंह का कंसर्ट हो रहा है, आपने टिकट ले लिया, और आपने टिकट लेने के बाद उसी दिन आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई, और जब आप टिकट लेने गए थे उसी टाइम बोला गया था कि टिकट हम वापस नहीं लेंगे। तो मान लीजिए आपने 200 की टिकट ले ली, तो 200 का जो 200 रुपये हैं आपको वापस भी नहीं मिले, लेकिन आपने उसके लिए पे कर दिया, और आप वहाँ पे गए भी नहीं क्योंकि आपको कुछ ज़रूरी काम आ गया था। तो यही शंक कॉस्ट, हम उसे ही श्रंक कॉस्ट कहते हैं कि आपने ना ही इसको आपने इन्जॉय किया, ना ही कुछ किया, लेकिन आपने उसका कॉस्ट पे कर दिया। तो ये कभी भी इकोनॉमिक डिसीजन के लिए रेलेवेंट नहीं होता है, ऐसे कॉस्ट को रेलेवेंट नहीं माना जाता है। तो इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन ये जो हमारा पॉइंट है कि ये रेलेवेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ ज़ीरो, और इसमें अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो ज़ीरो होता है, ये भी सही है। तो ज़ीरो होता है, इसीलिए ये रिलेवेंट डिसीजन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है कि बोथ आर करेक्ट बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ। इकोनॉमिक रीजन प्रोडक्शन के क्या कंसिस्ट करता है कि अ पोर्शन ऑफ IQ, यानी कि ये इंडिफरेंस कर्व का
हमें देखिए इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन देखना है, तो रिज लाइन के पोर्शन के अबव होगा तो ये नहीं है। देखिए रिज लाइन हमारी कैसी होती है, इस तरह से हमारी रिज लाइन बनती है, मतलब इसके इस कर्व के ऊपर इसके बीच में इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, बाकी ऊपर और उधर नहीं होता है। तो जब पोर्शन लाइन बिलो द रिज लाइन, अ पोर्शन लाइन बिटवीन द रिज लाइन, देखिए जब बीचों बीच रिज लाइन के होता है तो वो प्रोडक्शन इकोनॉमिक रीजन माना जाता है, बाकी और किसी को हम इकोनॉमिक रीजन नहीं मानते हैं। तो बीच का हिस्सा इसका इकोनॉमिक रीजन का हिस्सा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैच करना है डबल कैल्डोर, तो ये टी स्टोवस्की है, कंपनसेशन प्रिंसिपल बर्गसन, नहीं कंपनसेशन प्रिंसिपल कैल्डोर हिग्स, सोशल वेलफेयर फंक्शन बर्गसन और इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम एरो। तो डी का हमारा सेकंड है इसमें से और ए का फर्स्ट है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रीडेटरी प्राइजिंग पॉलिसी इज़ डिज़ाइन टू, देखिए प्रीडेटरी प्राइजिंग पॉलिसी ऐसी नीति है, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे ये कंपटीशन को बाहर करने के लिए किसी भी बिजनेस के द्वारा ये की जाती है कि कम दाम पे हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को बेच दें और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी ताकि और किसी तरह का कंपटीशन आए ही ना मार्केट में। तो उसी को एक ये स्ट्रैटेजी, तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही है कि ड्राइव कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द बिजनेस से ही उसको आउट करने के लिए ये नीति चलाई जाती है। ये अक्सर देखे होंगे कि जो चाइना है ये बहुत कम रेट पे बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करके हमारे यहाँ भेज देता है, तो वो प्रीडेटरी प्राइसिंग का ही एक पार्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर अ सप्लाई कर्व ऑफ द फॉर्म Q इज इक्वल टू C प्लस DP इफ D इज इक्वल टू 0 देन द सप्लाई कर्व इज। अगर D यहाँ पे 0 होता है, मान लीजिए अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर D 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C, यानी कि पूरा अगर देखें तो ये पूरा इन इलास्टिक हो जाएगा। जो इसका कर्व है सप्लाई कर्व वो इन इलास्टिक ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा एक मिनट, नहीं ये y है था ना, तो ये y है और ये x है, तो y के बराबर हो जाएगा, ये गलत है। ये फॉर्म ऐसे हो जाएगा, जो हमारा सप्लाई कर्व है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है ना कि ये 0 है। अगर ये 0 होता तब ये वाला फॉर्म होता, तो यानी कि ये परफेक्ट इलास्टिक होगा ना कि इन इलास्टिक। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि यू आर एनालाइजिंग द डिमांड फॉर गुड एक्स, यानी कि अगर हम एक डिमांड की एनालिसिस कर रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग विल रिजल्ट इन अ शिफ्ट टू द राइट ऑफ द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट कौन कर सकता है। तो देखिए अगर डिमांड कर्व को हमें, ये डिमांड कर्व है, इसको राइट में अगर शिफ्ट करना है, तो राइट में शिफ्ट करने के लिए जो किसी हम एक्स गुड को अगर हम राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी उसकी डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, तो जो उसके सब्सटीट्यूट गुड हैं, जैसे वाई का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोलगेट को हम चाहते हैं उसकी डिमांड बढ़े, तो अगर पेप्सोडेंट की जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग शिफ्ट कर जाएंगे कोलगेट पे, तो उसकी डिमांड तो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि कर्व शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो यानी कि हमें सबसे पहले देखना है, अगर ऑटोमेटिक चेंज कुछ शिफ्ट लाना है तो जो उसके सब्सटीट्यूट है उसकी प्राइस को बढ़ा देंगे, तो हमें हो जाएगा। यानी कि सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस बढ़ना ज़रूरी है इस कंडीशन में। तो डिक्रीज़ इन प्राइस ये भी नहीं होगा, इंक्रीज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड नहीं होगा। देखिए सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए ये, तो हमारा ऑप्शन ये थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा कि अगर सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर प्रिफर मार्केट बास्केट ए, फिर बास्केट बी एंड प्रिफर बास्केट बी टू बास्केट सी एंड देयरफॉर ए प्रिफर सी। तो देखिए सैमुअल्सन के जो इन प्रेफरेंस थ्योरी है जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की वो बात करते हैं, उसमें वो इन तीन चीज़ की बात कर इनकी ये अजम्पशन भी है कि ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंसी ये सब होना चाहिए। तो इसमें इस सारे ऑप्शन में कहीं भी उनके अजम्पशन से एक चीज़ बस मिलती है, ट्रांजिटिविटी। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जबकि उन्होंने कंटिन्यूटी की भी बात की है। तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही है, क्योंकि एक ही मिल रहा है हमें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इनकम अलॉन्ग अ प्राइस कंजम्पशन कर्व, कि प्राइस कंजम्पशन कर्व के अलॉन्ग जो कौन सा ट्रू है, जो इनकम अलॉन्ग अ प्राइस कर्व। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कि इनकम इज़ इंक्रीजिंग, इनकम इज़ डिक्रीजिंग, इनकम इज़ कांस्टेंट। तो जब अगर इनकम हमारा कांस्टेंट होगा तभी तो वो प्राइस कंजम्पशन कर्व के अलॉन्ग होगा। तो जब कांस्टेंट इनकम होता है तो हमारे ये जो ऐसे डिफरेंस कर्व है और ये हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व है। तो जब हमारा इनकम कांस्टेंट रेट पे होगा तो हमारा ये प्राइस कंजम्पशन कर्व सही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। फॉर कंसिडरेशन ऑफ इश्यूज सच एज लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नेशन वाइड द रेलिवेंट मेजर्स इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर या कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अगर किसी राष्ट्रव्यापी श्रम की उत्पादकता वृद्धि जैसे महत्व के विषय के लिए कौन सा माप हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर निकालेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बाकी मार्जिनल नहीं निकालेंगे, टोटल भी नहीं निकालेंगे। अगर हमें कोई रिलेवेंट मेजर देखना है कि लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रोथ नेशन वाइड कैसी है तो हम उसका एवरेज ही निकालते हैं। मार्जिनल के लिए हमें चेंज देखना पड़ेगा और हमें बहुत ब्रॉड लेवल पे निकालना है तो हम उसका एवरेज ही निकालेंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू सॉल्व कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम फाइंडिंग द कंज्यूमर ऑप्टिमम फॉर एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर मैथमेटिकल टेक्निक को सॉल्व करना है और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम मतलब मैथमेटिकल टेक्निक लगा के कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, तो इसके लिए हम लेवरेज मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। लेवरेज मल्टीप्लायर जिसमें हम एल जो ये हमारा लैम्डा है इसको हर एक वेरिएबल में ऐड करके हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एज मोर एंड मोर फर्म्स हैव acquired fax machines and fax machine has become a standard mean of business communication, the increase in demand for fax machine was a business communication। देखिए ये इफेक्ट की बात करता है कि अगर फैक्स मशीन, ये एक सिचुएशन हमें दिया है कि अगर कि हम इफेक्ट को कैसे समझेंगे, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोर एंड मोर फर्म्स हैव एक्वायर्ड फैक्स मशीन, यानी कि सारी फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स फैक्स मशीन लेती हैं और फैक्स मशीन जो है एकदम ज़रूरी ही है किसी भी बिज़नेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो कैसा गुड है, क्या स्नोब इफेक्ट है। देखिए स्नोब इफेक्ट हम उसे कहते हैं जब हम कोई एंटीक चीज़ का यूज़ करते हैं और हम लोगों से अलग दिखना चाहते हैं तो हम उसको स्नोब इफेक्ट कहते हैं। क्या ये एक नॉर्मल गुड है, क्या एक बैंड वेगन इफेक्ट है। देखिए बैंड वेगन इफेक्ट का मतलब होता है हम किसी को देख के वो देख रहे हैं कि उनके यहाँ एसी लग गया तो हमने भी एसी लगवा लिया, इसको हम बैंड वेगन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कम्युनिकेशन के लिए एकदम ज़रूरी ही है फैक्स मशीन, तो फैक्स मशीन कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, इसीलिए पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ का पार्ट होगा, ना कि बैंड वेगन स्लोब और नॉर्मल गुड होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए जब स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन की बात करते हैं तो वो है ओलिगोपॉली, जिसमें फर्म्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं और वो स्ट्रैटेजिकली अपना देखते हैं। ऐसा मैंने पहले भी कराया है इसी पेपर में क्वेश्चन, तो हमारा पहला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंड वेगन इफेक्ट करस्पॉन्ड बेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैंड वेगन इफेक्ट क्या देता है, तो बैंड वेगन इफेक्ट अभी हमने देखा कि ज़्यादा इससे हमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि बैंड वेगन इफेक्ट किसी भी तरह का निगेटिव नहीं है, इससे प्रोडक्शन इवन बढ़ेगा ही। मान लीजिए किसी को कोई कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो फिर से वो उस कपड़े को ख़रीदना चाहता है देख के कि अरे उसके पास ऐसे कपड़े हैं तो मैं भी ले लूँ, तो इसकी वजह से वो डिमांड करेगा तो ये तो अच्छी चीज़ ही है इकोनॉमी के लिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ का पार्ट होगा, धनात्मक नेटवर्क बाह्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन प्राइस। मतलब अगर प्राइस मतलब डिक्रीज हो रहा है तो फिर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसमें से क्या सही है।
तो इट वुड लीड एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ओनली फॉर अ नॉर्मल गुड। क्या ये नॉर्मल गुड के कंजम्पशन के लिए ये इंक्रीज होता है? इट ऑलवेज लीड्स एन इंक्रीज इन कंजम्पशन फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स। तो ये ऑल टाइप ऑफ गुड्स के लिए है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, मतलब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे चीज़ों को, क्योंकि हम पहले अगर हमारे पास इनकम नहीं थी तो हम बहुत लो क्वालिटी का, मान लीजिए हम किरोसिन ऑयल यूज़ करते थे, लेकिन जब उसकी प्राइस बहुत कम थी, लेकिन प्राइस में कमी के कारण प्रतिस्थापन इफेक्ट अगर वो होता है, अगर इसकी प्राइस और कम हो गई तो हम उस पर थोड़ी शिफ्ट होंगे, तो इसीलिए हमारा जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होगा हर टाइप के गुड्स के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का कौन सा कॉज नहीं है? तो एक्सटर्नलिटीज़ भी है, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है और पब्लिक गुड भी है, लेकिन सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन मार्केट फेलियर का कॉज नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को एकदम सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेटिंग अ पॉइंट ऑन अ यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें बताता है कि इफ़िशियंसी कैसा है, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसमें कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंट नहीं है, ये हमें बताता है यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखिए, इक्विटी की बात तो करता ही नहीं। इक्विटी की बात हम लॉरेंज कर्व में देखते हैं कि कितनी इक्वालिटी है, कितनी इक्वालिटी नहीं है, तो ये इफ़िशियंसी को बताता है बट नॉट इक्विटी। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द नेगेटिव स्लोप ऑफ यूटिलिटी फ्रंटियर इम्प्लाइज। नेगेटिव स्लोप यूटिलिटी फ्रंटियर्स का क्या इम्प्लाई कर रहा है? तो नेगेटिव फ्रंटियर जो है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं करता है, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व में होता है, और द ओनली वे टू इंक्रीज वन पर्सन यूटिलिटी टू डिक्रीज अनदर पर्सन यूटिलिटी। तो ये बात सही है कि यूटिलिटी फ्रंटियर का नेगेटिव स्लोप यही दिखाता है कि अगर एक पर्सन की, एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा ही है कि हमें अगर एक पर्सन को इंक्रीज करना है यूटिलिटी, तो हमें दूसरे पर्सन की यूटिलिटी को कम करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ़ एवरीवन ट्रेड इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस ऑल म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेडेड विल बी completed and resulting equilibrium allocation of resources will be economically efficient is formally known as। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है कि यदि सब व्यक्ति प्रतियोगी बाजार में व्यापार करते हैं तो सभी पारस्परिक लाभकारी व्यापार पूर्ण हो जाएगा तथा परिणाम स्वरूप संसाधनों के आवंटन का साम्य आर्थिक रूप से कुशल हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एक स्टेटमेंट के वाइज दिया गया है कि क्या अब ये पूछा है कि क्या ये जो हमें स्टेटमेंट दिया है ऊपर का, ये क्या है, ये किस चीज़ को, जो नीचे हमें ऑप्शन है उसमें से ये फुलफिल करता है। क्या ये लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है कि या ये थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ डिमांड है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, या फर्स्ट थ्योरम वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, या थ्योरम ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक्स है। देखिए, इसमें लॉ ऑफ डिमांड की कोई बात नहीं की है, ना ही फर्स्ट थ्योरम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, और ना ही इसमें एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी की बात की है। इसमें वेलफेयर की ही बात हो रही है कि यदि सभी व्यक्ति प्रतियोगी बाजार में व्यापार करते हैं और सभी पारस्परिक लाभकारी हैं, यानी कि सबके वेलफेयर की बात हो रही है, पूर्ण हो जाए, तो उसके सामने को ये फर्स्ट वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है कि म्यूचुअली इन सब जानते हैं, सब एक दूसरे के वेलफेयर का ध्यान रखते हैं और उनको कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी वो प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज परफेक्ट कॉम्पिटिशंस गारंटी अ पैरेटो ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बिटवीन टू पीपल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कि ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्यों गारंटी देता है कि परफेक्ट कंपटीशन गुड्स और पीपल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अच्छे से। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, एवरीवन हैज सेम प्रेफरेंस, एवरीवन फेस सेम प्राइस, एवरीवन कंज्यूम सेम क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड्स एंड गुड्स आर नॉट होमोजीनियस। तो देखिए, अगर सभी लोग सेम प्राइस पे ही खरीदेंगे तभी तो ये परफेक्ट कंपटीशन का ये गारंटी देगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि प्राइस सेम है, किसी भी तरह का मतलब
एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है किसी भी फॉर्म का। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और पीपल के बीच में, तो वो उनको सेम प्राइस रखना पड़ेगा, तभी ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर अ लेबर इज। तो लेबर की इंडस्ट्री डिमांड कर्व कैसी होती है? तो इंडस्ट्री डिमांड कर्व हॉरिजेंटल सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ लेबर डिमांड कर्व। तो देखिए, जब हॉरिजेंटल सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा तो वही इंडस्ट्री की लेबर कर्व होगी इस तरह से। तो हमारा पहले ही आंसर मिल गया। वर्टिकल सम ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होता है क्योंकि इसमें हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन अलग अलग तरह के लेबर्स लगते हैं। यहाँ पे सेम लेबर की बात हो रही है, लेबर कर्व डिमांड की इंडस्ट्री के, तो इसीलिए हॉरिजेंटल सम होगा। अब मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? तो जब हम गेम थ्योरी को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स दी होती है। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमिन निकालते हैं, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम पॉइंट, इसमें मिनिमम वैल्यू का मैक्सिमम पॉइंट, ऐसे लेके यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी मतलब एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचते हैं, और जो कि इसका एक कॉमन पॉइंट होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है कि मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन दैट कैन बी अर्नड, यानी कि वो मिनिमम गेन उसको मैक्सिमाइज करना जो हमें मिलता है। तो इसीलिए हमारा ए ही करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो ये नीचे है मैक्सिमाइज द गेन ऑफ वन प्लेयर्स, मिनिमाइज द गेम ऑफ अपोनेंट, तो ये नहीं है स्ट्रैटेजीज का। और बाकी इन्वॉल्व रैंडम चॉइस, ये सब भी नहीं होता है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं कि इन अ डोमिनेंट फॉर्म मॉडल द फॉर्म फ्रिंज फॉर्म्स। देखिए, फ्रिंज फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी फॉर्म जो डोमिनेंट फॉर्म को फॉलो करे, यानी कि डोमिनेंट फॉर्म जो कुछ भी डिसाइड कर दे उसको जो फॉलो करती है, यानी कि एक तरह से जो फॉलोअर फॉर्म है उसी को हम फ्रिंज फॉर्म कहते हैं। तो फ्रिंज फॉर्म कहते हैं। तो वो क्या होती है? तो ये प्राइस टेकर होते हैं कि ये प्राइस को जो भी डोमिनेंट फॉर्म डिसाइड करती है उसी को वो फॉलो करते हैं। बाकी प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, प्रॉफिट इक्वेटिंग, मैक्सिमाइज, डिटरमाइन प्राइस एंड आउटपुट बिफोर डोमिनेट, तो ये इसका पार्ट ही नहीं है। हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हमें ये पता है कि डोमिनेंट फॉर्म और फ्रिंज फॉर्म होती क्या है। तो डोमिनेंट फॉर्म जो भी डिसाइड कर देती है और जो उसको फॉलो करते हैं उसको फ्रिंज फॉर्म कहते हैं, यानी कि वो प्राइस टेकर हुआ। तो इस तरह से हमने पेपर 1 जो राजस्थान आरपीएससी का जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका हमने पेपर 1 पूरा आज कंप्लीट कर दिया है। अब हम पेपर 2 कल से लेके आए